नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो हम शुरुआत करें हमारे पहले एमसीक्यू की। उसके पहले बता दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और ईमेल के थ्रू, और साथ ही साथ आप जितना शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ही हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, उतना ही कंटेंट की क्वालिटी में, कंटेंट के रेगुलराइजिंग में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट। देखिए अभी क्या हुआ है, तो कि अभी फास्ट रेडियो बर्स्ट हमें फिर से डिटेक्ट किया है। क्या किया है? डिटेक्ट किया है। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। देखिए अभी किसी बंदे ने पूछा था कि सर जी आप यह किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। तो भैया यूपीएससी ने जिस हिसाब से पिछले 2 बार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन की पैटर्न बदली है, तो हमने भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस उसी के हिसाब से करना है। हम आपके लिए हाउ मेनी वाले भी सेंटेंस लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए 1 2 3 वाले भी सेंटेंस लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए 1 2 बोथ यानी कि दोनों और नन वाले भी सेंटेंस लेके आ रहे हैं, और हम आपके लिए सिंपल 1 2 3 4 यानी कि ABCD ऐसे ऑप्शन में भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ताकि आपको सभी ओर से प्रिपेयर होके हम एग्ज़ाम सेंटर में आपकी मदद कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से करेक्ट बताना है। पहला, दीज आर ट्रांजिट रेडियो पल्सेस ऑफ ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड टू 3 सेकेंड। ये बात सही है। देखिए क्या होता है, ये है हमारी अर्थ, और यहाँ पे दूर की गैलेक्सी में कभी कभी क्या होता है कि हमें रेडियो वेव्स मिलते हैं, और यह रेडियो वेव्स जो होते हैं यह हमारी अर्थ पे डिटेक्ट होते हैं, और ये जो रेडियो वेव्स है उनके अगर हम फ्रैक्शन देखें तो मिली सेकंड से 3 सेकंड होते हैं। ये बात सही है। दूसरा, कॉज ऑफ FRVs आर नॉट येट अंडरस्टूड वेल। यही बात तो है ना भैया कि अभी तक हमने इन रेडियो वेव्स को अच्छे से जाना ही नहीं है। अगर हम इन रेडियो वेव्स को जान पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया वहाँ पे एलियन है, या फिर दूसरे ग्रह में कोई जन्नत कहता है, कोई जहन्नुम कहता है, ऐसा कुछ दूसरा अदर देन अर्थ वहाँ पे हम जिंदा रह सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इनको अभी जाना नहीं है। अभी हमने जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है उनको अंडरस्टैंड सही से नहीं किया है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, मोस्ट FRBs डिटेक्टेड ऑन अर्थ कम फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सी। अभी मैंने आपको बताया बहुत सालों, बहुत लाइट ईयर्स दूर से हमें यह गैलेक्सियों से मिलता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस सही होने की वजह से हमारा ऑप्शन सी ऑल 3 आर करेक्ट। देखिए अभी क्या हुआ है, तो अभी हमारे साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है पावरफुल रेडियो सिग्नल को, और ये जो होते हैं उनकी फ्रैक्शंस होते हैं मिली सेकंड से लेके 3 सेकंड। अभी तक हमने उनको पूरा नहीं जान पाया है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि एवरेज FRB रिलीज एज मच एनर्जी इन मिली सेकंड। ठीक है, अगर ये FRBs जो आते हैं यह इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं सिर्फ कुछ मिनटों में, कुछ मिली सेकंड्स में, जितना कि सन पुट्स आउट इन 3 days। 3 दिन में हमारे अर्थ जितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इतनी एनर्जी कुछ मिली सेकंड में हमें कौन प्रोवाइड कर देते हैं? यह FRB, और FRB का पूरा नाम फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, इनको सबसे पहले क्या गया, कब स्पॉट किया गया था? 2006 में। चलिए, द रामनाथ कोविंद कमिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ। चलिए भैया, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ है। वह क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, फेडरल इश्यूज़ के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, या फिर इलेक्शन के लिए? तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन करने के लिए हमने क्या किया है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हमने अभी एक कमेटी का गठन किया है, जो कि लोकसभा और हमारी विधानसभा, कितनी विधानसभा है सर जी? 28 तो स्टेट है और 3 यूटी है, यानी कि टोटल 31 हमारी लेजिस्लेशन असेंबली के पोल करवाने के लिए अगर दोनों एक साथ आता है तो बहुत सारे हमें फ़ायदा हो। उस वजह से उनकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, यानी कि इलेक्शन के लिए हमने क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया था।
चलिए देखिए क्या हुआ है। तो अभी उन लोगों ने अभी पहली मीटिंग बुलाई है और उनको मिले हैं लॉ कमीशन के मेंबर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग होगी, बहुत सारे एक दूसरे के साथ डिस्कशंस होंगी, बहुत सारे स्टेट और या यूँ कहे कि बहुत सारे पार्टीज़ के लोगों से भी ये लोग मिलेंगे, तब जाके यह फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उनके बेस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी, तभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है नाम रामनाथ कोविंद। बाकी डे टू डे जो ऑपरेशन चलता है, ये यानी कि डे टू डे अगर इनके बारे में कुछ न्यूज़ आती रहती है तो हमें इतना सीरियसली नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भैया यूपीएससी पहले बहुत पूछती थी कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको बताना है लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो आपको वीडियो को करना है पॉज, करना है अटेम्प्ट और उसके बाद आपको जाना है वीडियो को प्ले करके सही है या फिर गलत है यह देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया है इनका लिग्नाइट का 2022-23 में। ये जो है यह प्राइमरीली हमें मिल जाता है टर्शियरी सेडिमेंट्स के तौर पे सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। और अगर हम स्टेट वाइज देखने जाए तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और थोड़े बहुत मात्रा में हमें उड़ीसा, केरला और वेस्ट बंगाल में भी मिल जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी जगह पे हमें कोल और क्या बोलते हैं लिग्नाइट के डिपॉजिट मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैप लगाया हुआ है। आप अच्छे से इस मैप का प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस अभी काफ़ी सीए में बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है हमास और क्या बोलते हैं रसिया नहीं, अभी ये चल रहा है इजराइल के वॉर के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए वाइट फॉस्फोरस का नाम अभी करंट में बना है कि इजराइल के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपने यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस गाजा में फेंका है, ठीक है। तो क्या है, तो पहला सेंटेंस, इट इज़ टॉक्सिक मटेरियल। क्या ये टॉक्सिक है? जी हाँ बिल्कुल। विच कैन बी यूज्ड एज अ केमिकल वेपन। ये बात सही है ना कि यह केमिकल वेपन के तौर पे जाना जाता है। दूसरा, इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड सेल्फ इग्नाइटिंग अपॉन कॉन्टेक्ट विथ एयर। ये बात भी सही है। अगर आप वाइट फॉस्फोरस को ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो क्या करने जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। यह अपने आप ही इग्नाइट कर जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन से सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन सी, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। देखिए अभी क्या हुआ है, तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उन्होंने कहा है कि भैया गाजा में सिविलियन के ऊपर वाइट फॉस्फोरस का अटैक हुआ है, ठीक है। अब जो वाइट फॉस्फोरस है उनको अगर हम उनके बारे में अगर देखने जाए तो यह कैसा होता है, यह होता है ट्रांसक्यूलेंट वैक्सी सॉलिड। और इनकी वजह से क्या होता है कि यह अगर आप उनको एक्सपोज करते हो लाइट में तो यह येलो हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से उसको क्या कहा जाता है, येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है। अगर इनको टच में दे दें, मतलब कि अगर ये ह्यूमन टच में आ जाए या फिर ओपन एयर में आ जाए तो यह सेल्फ इग्नाइटिंग है और इनकी वजह से क्या होता है, यह फ्लेमेबल होता है। और आप इस बंदे को देख सकते हो कि इस वजह से आपके पूरी जो स्किन है वो पूरी स्किन कैसे हो जाती है, ग्रीनिश हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि उस हिसाब से काफ़ी भयंकर उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वाइट फॉस्फोरस और अभी इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है यह इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइब्रोसिस। चलिए आपको फाइब्रोसिस के बारे में बताना है। पहला दूसरा दो सेंटेंस दिए हैं और उनमें से करेक्ट बताना है। पहला, इट इज़ पैथोलॉजिकल वाउंड और स्केरिंग ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इन वेरियस ऑर्गन्स। ये बात तो सही है। अब थोड़ा बहुत जिन्होंने भी NCERT पता है उनको पता होगा कि हमारे शरीर में फाइब्रोसिस की वजह से जो हमारे पैथोलॉजिकल वाउंड्स होते हैं वो कनेक्टिंग टिश्यूज के तरह होते हैं वेरियस ऑर्गन्स में। तो ये बात सही है। दूसरा, सम केसेस ऑफ COVID-19 हैज शोन टू कॉज लंग फाइब्रोसिस। अब ये बात भी सही है कि ये COVID-19 में हमें लंग फाइब्रोसिस में देखने को मिला। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है। हमारा सी जो है
ये सही आंसर होगा। देखिए क्या हुआ है, तो इनएफिशिएंट वाउंड हीलिंग रिजल्ट इन टिश्यूज फाइब्रोसिस, अ प्रोसेस दैट कैन कॉज स्केयर फॉर्मेशन एंड मे इवन लीड टू कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट। किन्होंने कहा है? IISc ने कहा है कि भैया अगर आपके फाइब्रोसिस में अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो कार्डियक अरेस्ट, आपको हार्ट अटैक के जैसा एक और अटैक भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट अटैक अलग होता है। ठीक है, एक जुड़ा है किसी और के साथ और दूसरा भी जुड़ा है किसी और के साथ। अगर किसी के पास मेडिकल में डिग्री है तो आप हमें और दृष्टि डाल के बता सकते हो कि भैया हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए फाइब्रोसिस जो होती है यह फाइब्रोटिक स्केरिंग होता है और कंसिडरेबल टिश्यू रीमॉडलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्केयर टिश्यू की तरह हम उनको देखते हैं। ठीक है, कोविड-19 में अगर हम देखने जाए तो लॉन्ग कोविड है शोन टू कॉज लंग फाइब्रोसिस। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथिक्स कमिटी इन लोकसभा। अब एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं लोकसभा, और वही लोकसभा की जहाँ पे 44% जो हमारे MP है वो कैसे है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, जिनके ऊपर एटलीस्ट मिनिमम एक FIR के तहत अभी क्या चल रहा है, अभी केस चल रहा है। ठीक है, फिर भी एथिक्स है तो एथिक्स की कमेटी अभी बुलाई जा रही है। किस लिए बुलाई जा रही है, क्योंकि अभी आप TMC के MP महुआ मोइत्रा के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं, तो उन्हीं के बेस पे ये कमेटी आ रही है। कंटेक्स्ट इतना ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स। क्या लोकसभा में यह 15 मेंबर्स के होते हैं? ये बात सही है। चलिए पहला सही। दूसरा, इन द केस ऑफ द एथिक्स कमिटी ओनली द MP कैन बी एग्जामाइंड फॉर मिसकंडक्ट। ये बात भी सही है कि भैया सिर्फ और सिर्फ किनको हम जांच कर सकते हो, MP की ही जांच कर सकते हो। हमें किसी ऑफिसर के ऊपर हमें एथिक्स के बारे में बात करनी हो तो हम लोकसभा की यह 15 मेंबर्स वाली एथिक्स कमेटी में लेके नहीं जाएंगे। तो दूसरा भी सही है। क्या पूछा है? सही पूछा है। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन C, बोथ आंसर आएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है, तो एथिक्स कमेटी लोकसभा ने समन किया है TMC के MP महुआ मोइत्रा को, किनके लिए कि उनको फेस करना पड़ेगा कैश फॉर क्वेरी का जो चार्जेस लगाया हुआ है उनके अगेंस्ट में। किन्होंने लगाया था? BJP के MP निशिकांत दुबे जी ने। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंटेक्स्ट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एथिक्स कमेटी। ठीक है, दोनों हाउस में है, दोनों हाउस में खुद की होती है, और जो लोकसभा है वहाँ पे 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, किनके द्वारा? उनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अभी कौन सा सीज़न आने वाला है? अभी आने वाला है ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम में हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 क्रॉप्स दिए हैं, आपको बताना है उनमें से रबी क्रॉप्स कितने हैं। चलिए, पहला वेट तो सबको पता होगा कि जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। दूसरा बार्ली, ओट और चिकपी। तो यहाँ पे चारों जो प्रोडक्ट का नाम दिया है, चारों जो क्रॉप्स का नाम दिया है, यह कैसी है? रबी क्रॉप से। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन D विल बी राइट आंसर। देखिए क्या हुआ है कि अभी हमारे यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है MP के फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर रबी सीजन के लिए। ठीक है, मतलब कि सब्सिडी अभी अप्रूव किया है रबी सीजन के रबी क्रॉप्स के लिए, और कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि भैया रबी क्रॉप्स के लिए MSP भी जारी किया जाता है। चलिए, कौन कौन क्रॉप इनमें इंक्लूड है? तो के वेट, बार्ली, ओट्स, चिकपी, लाइनसीड, मस्टर्ड एटसेट्रा। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST। चलिए GST के बारे में बता दीजिए। पहला, GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या सप्लाई के ऊपर लगता है? तो ये बात सही है। दूसरा, इट इज़ अ ड्यूल GST विद द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लिवाइंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस। ये बात सबको पता है,
भैया अगर हमारा 28% वाला स्लैब है तो उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, 14% सेंट्रल जीएसटी एंड 14% हमारे स्टेट जीएसटी। अगर ये 12% है तो 12% में 6 + 6 आएगा। अगर ये 18% है तो 18% में कितना आएगा, 9 + 9 आएगा। और 5% है तो 5% के बेस पे 2.5 + 2.5 आएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे के साथ सेंटर और स्टेट टैक्स लेते हैं, ये बात सही है। तीसरा, इन इंडिया जीएसटी बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1993। भैया लगाना चाहिए था उसी टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या आया था, हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। और एलपीजी की रिफॉर्म्स के टाइम पे हम जितना हमारी इंडस्ट्री को लिबरल कर सकते थे उतना हमें और ज़्यादा फायदा मिल सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कब देर आए, तो भैया हमने 101 यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उनकी वजह से क्या हुआ, जीएसटी हमारा लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 2017 में से। ठीक है, 2017 में भी कब, तो 1 जुलाई 2017 में से चालू हुआ। तो हमारा यहाँ पे तीसरा सेंटेंस गलत है। कितने पूछे हैं सही है, तो भैया सिर्फ 2 सेंटेंस, ओनली 2 सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है कि जीएसटी ने नोटिस किया है कि 1 लाख रुपए का, क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए का ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने पार कर लिया है। ठीक है, तो उसी के लिए फिर से बता रहा हूँ, ऐसे कुछ जो हमारे कंटेक्स्ट होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होते हैं उनके सब्जेक्ट। ठीक है, सप्लाई बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है, यह साइमल्टेनियसली लगता है जैसे कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत, और फाइनली यह पास हुआ 101 अमेंडमेंट के तहत। और कब लागू हुआ था, 2017 में। चलिए, द 3-step roadmap for border dispute resolution initiated in 2021 is between which country। भैया 3 स्टेप रोड मैप किनके बीच में आएगा, इंडिया चाइना, चाइना नेपाल, इंडिया बांग्ला, या फिर भूटान चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आए तो यह आएगा भूटान चाइना। क्या हुआ था, अब देखिए, आप सबको पता है कि 2017 में एक हमारा डोकलाम का विवाद हो गया था। ठीक है, और वहाँ पे इंडिया ने भूटान की ओर से चाइना के सामने 70 दिन तक अगर हम देखने जाए तो क्या हुआ था, हमारी दोनों की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी। तो उनके बाद चाइना ने भूटान के साथ अपने रिश्ते सुधारना शुरू किया, और सुधारते सुधारते वो लोग 25th राउंड तक चले गए अपने बाउंड्री टॉक के बीच में। और जहाँ पे उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे उन्होंने 3-step रोड मैप लेके आए जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना था। कब लेके आए, यह शुरुआत किया उन्होंने 2021 में। तो आपको याद रखना है इतना कि 3-step रोड बॉर्डर जो आएगा क्वेश्चन, तो उनमें आएगा चाइना और भूटान। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेंस में आपके लिए यह क्वेश्चन बन सकता है कि भैया चाइना और इंडिया इन दोनों की एक दूसरे के नेबरिंग स्टेट के बारे में जो फॉरेन पॉलिसी है उनके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो आप चर्चा कर सकते हो कि इंडिया ने चाइना के बॉर्डरिंग स्टेट जैसे कि हो गया मंगोलिया, ताइवान, जापान, कोरिया, वैसे कंट्रीज़ के आसपास उन्होंने किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू किया हुआ। अब सेम आपको लिखना होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ चाइना क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको सेंटेंस बताना है। अब आपको पता होगा कि जैसे ही हमारी सर्दी की ऋतुएं आएगी तो दिल्ली का पोल्यूशन हमारे लिए फेमस हो जाएगा। लेकिन इस बार दिल्ली नहीं, इस बार हमें दिल्ली के साथ साथ मुंबई का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बिगड़ा हुआ देखने को मिला है। और यही कंटेक्स्ट है, इसी वजह से हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए, इट इज़ एक्वायर्ड बाय मेजरिंग एमिशंस ऑफ 12 मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। तो याद रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 15 और एक जुड़ जाने का 16 और 16 को डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा? 8 आएगा। मैंने इस हिसाब से याद रखा है कि इनमें AQI में कितने पैरामीटर्स है? 8 पैरामीटर है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 12 दिया है। तो ये कैसा है? हमारा सेंटेंस गलत हो गया आएगा। दूसरा, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज सेट अप 6 AQIs। भैया उन्होंने 6 AQI कैटेगरीज को क्या किया है? उन्होंने छान के रखा है। जैसे कि आपको पता होगा, वेरी पुअर, मॉडरेट, ठीक है। इस हिसाब से 6 क्वालिटी बना के रखा है। दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, CO2 इज इंक्लूडेड इन इट। नहीं, यही तो है जो बच्चों को 0.66 मार्क्स माइनस में दिलवाता है। बच्चों को लगता है कि सर जी CO2 तो होगा ही, लेकिन CO2 इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा तीसरा सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि CO2 नहीं है, वहाँ पे CO सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस हमारा कैसा है? सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको सही करना है, सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1, ओनली 2 नहीं आएगा। देखिए क्या हुआ है कि दिल्ली की जो हमारी एयर क्वालिटी है यह लगातार 5 दिन तक काफ़ी बिगड़ी हुई है, और साथ ही जो मुंबई की एयर क्वालिटी है उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब इनको मेजर किया जाता है 8 पैरामीटर्स के थ्रू, जैसा कि हो गया आपका PM 2.5, PM 10 यानी कि PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड एंड एमोनिया के थ्रू। और 6 क्वालिटी हमने बना के रखा है। एक हो गया गुड, दूसरा हो गया सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ठीक है। अब हालांकि ये जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन अगर 3, 4, 5 तक अगर पहुंच जाती है तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। चलिए, तो ये थे हमारे आज के UPSC के MCQ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।